नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में मैं आपको कम से कम 5 से 6 मॉडल पेपर हिंदी के सॉल्व करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मॉडल पेपर जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? बंशीधर शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल और रामचरण शुक्ल। तो आंसर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा सेवा सदन जो उपन्यास हो जाएगा ये सी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद्र का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। तो शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी आते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो हैं ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पांडे बेचन शर्मा हैं या रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यहाँ जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो पाँचवें में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? देव हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं या बिहारी हैं? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रीतिकाल के जो वीर रस के कवि हैं वो भूषण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? बिहारी हैं, केशवदास हैं, भूषण हैं या मतीराम हैं? तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हो जाएंगे वो केशवदास जी हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पूछा गया है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं पूछा गया है? फिर से पूछा गया है कि कौन सा प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो हैं ये प्रगतिवाद युग के कवि नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है, रति होता है, हास होता है या उत्साह होता है? तो हास्य का अस्थाई भाव हास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मनहु मानो जनु जानो वाचक शब्द में किस अलंकार का प्रयुक्त हुआ है या कौन सा अलंकार आया है? तो याद रखिएगा मन मानो जन जानो में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि अहा, व्योम सिंधु सख देख, बारक बुदबुद तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में छंद पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ छंद आपका सोरठा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी आपके सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ये पूछा गया है ऐसा कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो उपदेश में आगे उप लगा हुआ है यानी है, उपनाम में भी आगे उप लगा हुआ है ये भी है, उपवन में भी उप लगा हुआ है, लेकिन ऊपर में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं ऑप्शन ही पूछा गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक का, निक का, दिन का, इनमें से सभी। तो दैनिक में प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय का मतलब शब्द में जो पीछे लगा हो, और पीछे यहाँ इक लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है, और यहाँ पर त्रिवेणी में त्रि आगे आया है यानी संख्यावाची है, इसलिए यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सूर्यसरिता भी है, देवनदी भी है, कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि का जो विच्छेद होगा वो इति धन आदि होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बताइए।
तो फल का तृतीया विभक्ति बहुवचन फलैः हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। तो जो हसतु आया है ये एक वचन प्रथम पुरुष यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपका शुरू होता है यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश आपका लिखा हुआ है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अब यहाँ पर 2-3 बार मित्र मित्र शब्द आ रहा है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये मित्रता पाठ का पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, मित्रता पाठ का ये पैराग्राफ दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यानी ये किस पाठ का है और इस पाठ के लेखक कौन है। बहुत बार हमने इस चीज़ को बता रखा है, पिछले वीडियो पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है। ठीक है, अथवा करके आपको एक और दिया गया है, दूसरी बात। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये बात नामक पाठ से लिया गया है। तो ये 2 पैराग्राफ 2 पाठ से लिए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 पद्यांश भी आपको लिख करके दिए जाएंगे। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। ठीक है, एक ये है, और इसमें जो है क्या करना है कि 3 क्वेश्चन इसके नीचे भी दिए जाएंगे। ठीक है, इस पूरा पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो ये सूरदास वाले पाठ का है। ठीक है, क्योंकि अंत में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सूर आ गया, और इसको देख करके हम जान जाएंगे कि किस पाठ का है। सूरदास नामक पाठ का ये है, यानी सूरदास जी इसके रचयिता हैं। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना होगा। रेखांकित अंश माने जिसके नीचे रेखा खींची गई उसी की व्याख्या करनी है। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिएगा कि रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है, सिर्फ एक उसी का अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सुगयो श्यामसन को अवराध है ईस, यानी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, इतना ही केवल अर्थ लिख देना है। और इसी में आपको दूसरा दिया जाएगा, अथवा करके एक और लिखा हुआ है। तो दोनों में से जो आपको याद होगा एक आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिया गया होगा वो होगा कि निम्नलिखित में से एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपके सामने 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे अलग अलग पाठ के। ठीक है, जैसे कि पहला वाला दिया गया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। अब यहाँ से हम समझ गए कि ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अथवा देखिए नीचे अथवा लिखा हुआ है, अथवा एक और दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक और दिया गया है, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। ठीक है, ये संस्कृति वाले पाठ से है। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक का जिसका आपको संदर्भ और व्याख्या पता होगा कर देना है। ठीक है, जैसे पहले वाले का अगर हमें संदर्भ लिखना है तो संदर्भ भी लिखना हमने कई बार बता रखा है कि जैसे इसका संदर्भ लिखना है तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना सा केवल आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करनी है तो आप लिखेंगे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी जो है ये अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, और इसकी जो तरंगे हैं या इसका जो निर्मल पानी है वो कहाँ, ये निर्मल जल या निर्मल तरीके से बहने वाली गंगा के कूले माने किनारे या तट पर स्थित है। अश्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंख धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, और इसके घटाओं की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। कब, जब रात में चांद का प्रकाश इस पर पड़ता है। आगणिता पर्यटक, आगणिता माने अनगिनत, और पर्यटक माने पर्यटक माने जो दूर से घूमने वाले दूसरे देशों से आते हैं। सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, यानी देश विदेश से रोजाना यहाँ पर आते हैं। अश्याह घट्टा नाम शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसति, और इसकी शोभा को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते। इस तरह से आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संस्कृत संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो 2 पद्यांश आपको लिखे हुए दिए गए हैं। पहला, आपदो दूरगामी ना साक्षरो चा पंडिता अमुखा अस्फुट वक्ता नायो जानसः पंडिता। ठीक है,
दो दिए गए हैं। तो ये वाला कौन से पाठ का है? प्रहेलिका वाले पाठ का है। ठीक है, आप देख करके ही जान जाएंगे कि ये जो नागरिक वाला है उसी पाठ का है। और एक और नीचे दिया गया है, दो में से जो आपको कंफर्म पता होगा वही आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया जाएगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप जिस जिला के निवासी हैं, जो सारांश होता है वो हर जिला के लिए अलग अलग मान्य किया गया है। तो आप जिस भी जिला के निवासी हैं अपने ज़िले का ही सारांश लिखना है। ठीक है, वो आप अपनी क्वेश्चन बैंक में या बुक में देख लीजिएगा जिससे भी आप पढ़ते हैं, दूसरे ज़िले का नहीं लिखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने बार बार आपको यही सजेशन दिया है कि आप गद्य से 3 लोगों का जीवन परिचय याद करेंगे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ और सिर्फ यही 3 आप याद कर लेंगे, 100% इसी में से एक जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और हमने इससे पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें इन लोगों का जीवन परिचय लिख करके बताया भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी तरह से खंड खा में आपको क्या करना है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो इसमें भी हमने आपको बता रखा है कि आप जो है सूरदास, तुलसीदास और बिहारी को याद कर सकते हैं। ठीक है, सूर, तुलसी और बिहारी, यही 3 जीवन परिचय सिर्फ और सिर्फ आपको पद्य से पढ़ने हैं। इसी में से 101% आपको एक मिल जाएगा, और इसका भी जीवन परिचय हमने बना करके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक आपको लिख देना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना छपा हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है कुत मरणम मंगलम भवत, तो उत्तर लिख देंगे वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत, यानी वाराणसी में मरना मंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पुरराजा केन सा युद्धम अकरोत, तो लिख देंगे पुरराजा अलछेन्द्रेण सा युद्धम अकरोत। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवत, तो लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवत। इस तरह से आप इनके आंसर भी कर देंगे। और लास्ट में आपका जो दिया जाएगा वो निबंध दिया जाएगा। ठीक है, और निबंध में भी आपको हमने सजेशन किया है कि 3-4 ही निबंध आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपको वरदान या अभिशाप पढ़ना है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पढ़नी है। ठीक है, और एक और पढ़ना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इस पे पढ़ना है। तो ये 3-4 ही आपको पढ़ने हैं, अदरवाइज आपको कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से एक मॉडल पेपर हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। आप समझते हैं। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा मॉडल पेपर। दूसरा मॉडल पेपर में आपका फिर से क्वेश्चन जो शुरू होगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन शुरू होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ठूठा आम किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठूठा आम हो जाएगा भागवत शरण उपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो कोई एक कथन सत्य है। पहला है कि झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ये गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है। तीसरा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका, ये भी गलत है। चौथा है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्याग पत्र के लेखक हैं। तो त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा अजात शत्रु जो हो जाएगा वो नाटक विधा की रचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा, तो शुक्ल युग जो चला वो 1919 से लेकर 1938 तक चला, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली या फारसी भाषा में। तो याद रखिएगा जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है वीरगाथा काल के कवि भूषण हैं, केशवदास हैं, छत्रसाल हैं। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन जो शब्द है यहाँ पर ये सूरदास की रचना नहीं बल्कि ये कबीरदास जी की रचना है। अगला है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा 10 में आपका करेक्ट हो जाएगा डी, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख, दुख आ गया तो इससे पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो याद रखिएगा 11 मात्राएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर अलंकार जो हो जाएगा आपका चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि नवरात्रम में समास कौन सा है। तो आप जानते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। नवरात्रम यानी नवरात्रों का समूह अर्थात यहाँ पर द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 15 है कमल का पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पंकज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनुशासन में उपसर्ग बताइए। तो अनुशासन में जो उपसर्ग लगा है वो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिखाई में प्रत्यय कौन सा है। तो लिख आई, ठीक है, प्रत्यय लगता है पीछे तो लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अत्याचारा का संधि विच्छेद बताइए। तो अत्याचारा का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अतिधनाचारा यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि नद्याम शब्द किस विभक्ति व वचन का रूप है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नद्याम जो है ये किस विभक्ति और वचन का रूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका हसानी किस लकार का रूप है। तो हसानी जो हो जाएगा ये लिट लकार का रूप हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हो गए। फिर आपका खंड बा शुरू होगा जहां वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक प्रश्न में आप समझ सकते हैं कि खंड का होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ दिया गया है और इसमें आपको क्या करना है जैसे पहले वाले प्रश्न पत्र में हमने आपको बताया कि संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला आपको दिया गया है, ठीक है, कि हे भगवान तब तक के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ इस तरह से दिए जाएंगे, 2 में से एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात कर ले यानी अगला क्वेश्चन है तो उसमें भी फिर पिछले प्रश्न पत्र की तरह आपको पद्य से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से आपको ये वाराणसी पार्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में हर बार लगभग ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या आपको तैयार कर तो इस तरह से हो जाएगा। अथवा करके आपको दूसरा वाला दिया गया है नागरिकम बहुकालम यावत अचिंत्यत, ठीक है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का है तो ये देख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है अधोलिखित पद्यांशों में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे, 2 में से एक को जिसका आपको संदर्भ पता है यानी पाठ का नाम पता है और व्याख्या पता है वही कर लेना है, ठीक है। जैसे दूसरा वाला बंधनम मरणम वापि जय वा पराजय उभत्र समो वीरो वीर भावो ही वीरता, ये बीरा बीरण पूजते पाठ का है, ठीक है, ये बीरा बीरण पूजते नामक पाठ का है, ये कर देंगे। 25 नंबर में स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पंचम सर्ग का यानी जिस भी आप जिला के निवासी हैं उसी जिला का आपको सारांश लिखना है जैसा कि हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में। 26 नंबर में देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हर प्रश्न पत्र में हर बार के एग्जाम में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद लगातार इनका जीवन परिचय पूछा जा रहा है और हम आपको यही सजेशन करेंगे कि आप गद्य से रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद पढ़ लीजिएगा और पद्य से आप पढ़ लीजिएगा सूर्य तुलसी और बिहारी जी को, इतना ही पढ़ना है। फिर से आपको एक 27 नंबर क्वेश्चन में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है और 28 नंबर में क्या करना है आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं संस्कृत में और 29 नंबर में एक निबंध लिखना है। देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान ये हर बार पूछा जाता है, पिछले भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसमें भी आ गया, ठीक है। इस तरह से 2 मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं तीसरा। इसके बाद तीसरा मॉडल पेपर है। तीसरा मॉडल पेपर फिर से हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है, तो याद रखिएगा प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे यानी ऑप्शन सा करेक्ट है। 3 नंबर प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक दिनकर जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है उसने कहा था किस विधा की रचना है, ये उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या आलोचना, तो याद रखिएगा ये एक कहानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, ठीक है, प्रयोगवादी कवि पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भूसर जो है ये प्रयोगवादी कवि में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि नीरजा के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा नीरजा, यामा, रश्मि ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हो जाएंगी यानी ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि ठलुआ क्लब के निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका
यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, चूंकि चारों विकल्प में से वो विकल्प मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वीर गाथा काल के कवि हैं, भूषण है, केशवदास हैं, चंद बरदाई हैं या घनानंद हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर चंद बरदाई क्या हो जाएंगे, वीर गाथा काल के कवि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मुंशी इंसा अल्लाह खां जो हैं ये रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, रति हो जाएगा, क्रोध या भयानक? तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होगा वो क्रोध हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं बता देना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, दिनमणि, सुरेंद्र, महेश या गणेश? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा सुरेंद्र हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चर और अचर में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कि बीच में जब आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिल जाए या फिर और आ जाए तो वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक है, हमेशा द्वंद्व समास होता है और इसको पहचानने का आसान तरीका है या तो बीच में योजक चिन्ह होगा और या तो और लगा होगा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे यानी उल्टे होंगे। जैसे यहाँ दिन होगा तो यहाँ पर रात होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर चर है तो यहाँ पर अचर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रत्युपकारः में कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखिएगा प्रत्युपकारः में संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पक्षी का पर्यायवाची है, विहग है, खग है, द्विज है, इनमें से सभी? तो पक्षी का पर्यायवाची ये सभी के सभी हैं, यानी दो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इति धन अत्र की संधि क्या होगी? तो इत्यत्र होगी, यानी ए ऑप्शन सही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो 19 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा, यानी हसत हो जाएगा। और अगला है पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? पठ धातु यहाँ पर लट लकार पूछा गया है, ठीक है, तो पठति हो जाएगा, ठीक है, पठिष्यति। इसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए फिर से आपको वही देखने को बार बार वही शुरू के आपके जो 2-3 चैप्टर हैं, यानी एक मित्रता है, एक ममता है और एक भारतीय संस्कृति है। तो इन्हीं 3 पाठ के अगर पैराग्राफ, इन्हीं 3 पाठ की जो कहानियां हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी चैप्टर आपको पढ़ करके समय लॉस बिल्कुल नहीं करना, चूँकि समय बहुत कम है आपके पास। तो वही चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो आपको गद्यांश में व्याख्या करने के लिए यानी संदर्भ लिखने के लिए सिर्फ 3 पाठ पढ़ लेना है, एक मित्रता, एक ममता और एक संस्कृति वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फिर से वही पैराग्राफ आ गया ममता वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से वही सूरदास जी का चैप्टर आ गया। तो इसमें भी पद्यांश में भी हम आपको 2 ही 3 चैप्टर कहेंगे पढ़ने के लिए, एक तो सूरदास जी का पद वाला पाठ और एक आपको धनुष भंग पढ़ लेना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर से लगभग हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत खंड की। तो संस्कृत खंड में आप जानते हैं गद्यांश पर आधारित किसी एक प्रश्न के उत्तर देना है अथवा करके, देखिए अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बंधनम मरणम वाप, यानी फिर से वही चैप्टर बीरा बीरेण पूजते पाठ का आ गया, ठीक है। और जीवन परिचय के लिए हमने आपको सजेशन दे ही दिया कि रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पद्य में भी वही कवि फिर से घूम कर आ गए। तो बाकी की चीज़ें आपको सिर्फ उतनी ही पढ़नी है जितना हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में आपको बताया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन जिसमें फिर से शुरू है, फिर से एक अगला क्वेश्चन पेपर आपका आ गया। जैसा कि आप जानते हैं 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राजा शिव प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के साहित्योतिहास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है महाकवि भूषण की रचना कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा छत्रसाल दशक हो जाएगी महाकवि भूषण की रचना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छायावाद की विशेषता बताइए। छायावाद की विशेषता की बात करें तो सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा, यानी चौथे का यहाँ पर ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है द्विवेदी युग की कृति बताइए। द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? भग्नदूत है, द्वापर है, रसवंती है, चित्राधार है। तो द्विवेदी युग की जो कृति हो जाएगी वो रसवंती हो जाएगी, यानी ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि द्विवेदी क्वेश्चन नंबर अगला है कि द्वापर रचना है। द्वापर रचना किसकी हो जाएगी? तो द्वापर रचना याद रखिएगा हो जाएगी रस मीमांसा। ठीक है, अच्छा द्वापर रचना यहाँ पर किसकी हो जाएगी? 6 में ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित में से शुक्ल जी की कृति कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा रस मीमांसा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आकाशदीप, आंसू, झरना, अजातशत्रु। तो इसमें ऑप्शन आपका घा करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले यानी प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? तो 11 नंबर में ऑप्शन आपका डी सही होगा, भागवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो आज्ञा का पालन करे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सतसई किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सतसई जो रचना हो जाएगी वो बिहारी लाल की हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कालिंदी किसका नाम है? ठीक है, तो कालिंदी जो है वो यमुना नदी का नाम हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी का ही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कालिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है किसके बचपन का नाम गोसाई दत्त था? तो याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का जो नाम है क्या हो जाएगा? गोसाई दत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भाल शब्द का अर्थ बताइए। तो भाल का अर्थ होता है मस्तक। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निशाकर शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा निशाकर का जो पर्याय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पुष्प किससे, अच्छा निशाकर का। उसके बाद 20 नंबर है कि पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो पुष्प जो है वो मनुष्य से प्रार्थना करता है। इस तरह से आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आप जानते हैं कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होगा, यानी खंडखा शुरू होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जो होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि अभी पिछले कई पेपर में हमने आपको ये चीज़ें समझाई कि आपको क्या करना है। गद्य के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही पाठ पढ़ना है, जिसमें आपकी बात पाठ, मित्रता पाठ और भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये 3 ही पाठ आपको पढ़ करके जाने हैं। ठीक है, इसी तरह से पद्य में भी हमने बता रखा है, और वही देखिए चीज़ें बार बार रिपीटेड हुई हैं। हर साल के क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। ठीक है, देखिए जो संस्कृत खंड है इसमें भी जो प्रहेलिका वाला पाठ है वो वाला पाठ रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद संस्कृत खंड में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद में लेखकों का जो जीवन परिचय लिखने के आता है, तो जीवन परिचय में भी हमने आपको बता दिया कि जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय 3 ही पढ़ने हैं, और पद्य से भी 3 पढ़ना है, सूर्य, तुलसी और बिहारी। ठीक है, तो वही चीज़ें, बाकी की चीज़ें बार बार वही रिपीट हुई है, इसलिए अब इस वाले प्रश्न पत्र में भी वो सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं करवाएंगे। अब आपको अगला मॉडल पेपर के बारे में बताते हैं कि अगले मॉडल पेपर में क्या क्या चीज़ें आपके या कौन कौन से नई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिएगा अगला मॉडल पेपर अब आपके सामने फिर है। अगले मॉडल पेपर में आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, चंद बरदाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वल्लभाचार्य गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो याद रखिएगा सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के। क्वेश्चन नंबर 4 है तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो कैसी है? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति हो जाएगी वो दास से भाव की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फुल आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? तो याद रखिएगा
महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आज के दिन या इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि मैं आपको इतने क्वेश्चन पेपर, इतने मॉडल पेपर करवा दूंगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1943 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में हुआ था, 83। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुत, सुता, तनया या आत्मजा। तो सुता, तनया और आत्मजा ये तीनों के तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची सुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेह का तत्सम क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो नेह का तत्सम हो जाएगा वो प्रेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपठः किस लकार का रूप है। ठीक है, तो अगर आ गया तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लंग लकार का रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चर अचर में कौन सा समास है, तो बीच में अगर कहीं पर भी ये योजक चिन्ह लगा मिल जाए तो आप द्वंद्व समास टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नदीसु किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो याद रखिएगा जो नदीसु हो जाएगा वो यहाँ पर सप्तमी एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो विस्मय जो हो जाएगा वो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है, तो कहीं पर भी अगर या, वा और रा के साथ अधूरा यानी आधा अक्षर लगा हुआ मिल जाएगा तो वहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रयोगवादी कवि की बात कर ले तो अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर के भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिए। ठीक है, अब अगर बात आती है लिखित यानी वर्णनात्मक प्रश्नों की, तो वर्णनात्मक प्रश्नों में फिर हमने आपको वही बता रखा है, केवल और केवल वही 3। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में केवल और केवल वही 3 पार्ट हमने आपको बता रखा है पढ़ने के लिए, और वही आपको पढ़ना है। अदरवाइज़ कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, यानी मित्रता, ममता, ठीक है, और भारतीय संस्कृत वाला। पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में भी देखिए वही क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर में भी देखिए वही क्वेश्चन आया है जो पिछले के प्रश्न पत्र में आया है। ठीक है, यानी वही 3 पार्ट आपको फिर से घुमा फिरा करके पढ़ना है। तो अब आपको हम नेक्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं। चलिएगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर चलिए हम जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झलमला किसकी रचना है, तो आप जानते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनकर लिखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये किसकी हो जाएगी, मेरी अपनी आत्मकथा आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि नीर का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा है कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है, तो नाभा दास जो हो जाएंगे ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इसके अलावा परमानंद दास, नंद दास और चतुर्भुज दास ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चंद बरदाई हो जाएंगे ये वीर गाथा काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी प्रेम के कवि नहीं है, तो याद रखिएगा तुलसीदास जी ज्ञानाश्रयी प्रेम के कवि नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साकेत के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे साकेत के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 10 है छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्ति में रस बताना है, तो करुण रस यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो भैया उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी पूछा गया है, 24 मात्राएं होती है, आपको पता है। अगला है कि 7 नदियों का समूह का समास होगा, यानी सप्त नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्त नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पक्षी का तत्सम क्या होगा, तो पक्षी का तत्सम क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सुर सरिता जो हो जाएगा, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पहनावा में प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय आप जानते हैं जो शब्द में पीछे लगता है, तो पहनावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि अति धन आचारा में संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि इसका करेंगे तो अत्याचारा हो जाएगा, ठीक है, यानी अत्याचारा का ही विच्छेद होता है अतिधन आचारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मत्याम में मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो मत्याम जो है ये मति के सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा कि आहसाम हस धातु के किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लंग लकार का रूप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये वाला मॉडल पेपर भी आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है, तो देखिएगा वर्णनात्मक प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होता है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना नैतिक, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये भारतीय संस्कृति पाठ का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, अथवा करके आपको एक और दिया गया है, दोनों में से जो आपको पता होगा कर देंगे, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 होगा, यानी पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, तो यानी ये मॉडल पेपर भी बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पद्यांश की व्याख्या करनी है। फिर संस्कृत खंड देखिएगा जो दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद कर देना है। तो संस्कृत खंड के लिए भी हमने आपको बता रखा है कि 3 ही पाठ आपको पढ़ करके जाने हैं, वाराणसी वाला पाठ, बीरा बीरेण पूजते वाला पाठ और प्रहेलिका वाला पाठ, ठीक है। वही 3 पाठ को अच्छे से सारे पाठ के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। 2 श्लोक आपको दिए गए हैं, दोनों में से एक का जिसका भी आपको अर्थ पता है, एक का आपको संदर्भ लिख करके उसकी व्याख्या कर देनी है, अथवा करके उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। तो हमने आपको बता रखा है जिस जिला के भी आप निवासी हैं, आपको अपने जिला का सारांश लिखना है, दूसरे जिला का नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो एक आपको क्या लिखना है, श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, और 8 नंबर में फिर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और फिर लास्ट में आपको एक निबंध लिख करके इस तरह से, और आपका प्रश्न पत्र ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर हमारा, यानी अगला मॉडल पेपर। चलिएगा, इसके बाद हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट मॉडल पेपर, ठीक है। तो अब लास्ट मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने के बाद में हमें ये उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर आप पा जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, और जितना हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है, अगर ये सारे के सारे आप ठीक से पढ़ करके चले जाते हैं तो 100% आपका 70 का 70 नंबर पेपर एकदम अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि मित्रता निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र या नागार्जुन। तो याद रखिएगा मित्रता निबंध के जो लेखक हो जाएंगे वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निबंध विधा की रचना है मित्रता, कामायनी, पूस की रात और मंत्र। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे कामायनी महाकाव्य के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छायावाद युग के कवि नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, जो नहीं वाले प्रश्न हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत ये लोग छायावाद युग के कवि हैं, लेकिन कबीर दास जी छायावाद युग के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुन करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी केवल और केवल सही है कि क्या लिखूँ, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं।
इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछी गई है तो जो यामा हो जाएगी ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है और बाकी है। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे, तो सुभद्रा कुमारी। यहाँ पर 8वें में ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखिएगा कंकाल हो जाएगा, गबन और गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि धुआं का तत्सम क्या होगा, तो याद रखिएगा धूम्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हाथी का पर्यायवाची पूछा गया है, तो हाथी का पर्यायवाची इसमें गज हो जाएगा। ठीक है, चूंकि कुसुम जो है पुष्प का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा किस छंद का उल्टा रूप होता है, तो याद रखिएगा सोरठा जो है ये दोहा का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिन छंदों का निर्धारण वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा कि पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी पठता सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है शीश पर गंगा हंसे लट भुजंग हंस, इसमें कौन सा रस है, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आग का तत्सम क्या होगा, तो आग का जो तत्सम है वो अग्नि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दूध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो दूध का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो दुग्ध हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि कमल का पर्यायवाची बताइए, तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची 20 नंबर में आपका अंबुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के भी जितने महत्वपूर्ण थे, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस पूरे पेपर के, वो सब हमने करवा दिए। ठीक है, अब लिखित क्वेश्चन में बात करें तो हमने फिर बताया कि देखिए इस प्रश्न पत्र में भी विश्वास पात्र मित्र आया, यानी मित्रता पाठ आ गया। ठीक है, और उसके बाद पद्य की बात करें तो फिर वही आ गया चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी फिर सूरदास वाला पाठ आ गया। तो आप समझ सकते हैं, अब ये बात हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमने ये बात आपको बता दी कि गद्य से आपको कौन से 3 पाठ पढ़ने हैं और पद्य से। गद्य से आपको किसका जीवन परिचय पढ़ना है और पद्य से किसका पढ़ना है, वो सारी बातें हमने आपको बता दी। बार बार बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और 100% इतना पढ़ने के बाद आपका 70 का 70 नंबर जो है वो पेपर एकदम अच्छा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखें।